हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टूडियोज। तो फिर मैं आपके लिए 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ फिजिक्स से रिलेटेड, और ऐसे ही मैं और सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस लाती रहूँगी, जिससे क्योंकि आई नो कि जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं आपको लगता है आपने नॉलेज तो गेन कर ली, लेकिन क्या ये सही डायरेक्शन में है? तो उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे फिजिक्स के, वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ वन डे एग्जाम्स के लिए। तो आप अपनी नॉलेज को मेरे साथ चेक करिए और बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले ये कि कई लोग ऐसे हैं जो कि हमारी वीडियोस तो देख रहे हैं, मे बी शायद पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू गिव इट अ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। एंड फिर से मिलेंगे, और चलिए फिर आगे चल के हम लोग वीडियो को एंजॉय करते हैं और बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 2022 एग्जाम्स फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, चलिए फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट इज। क्या होता है गुड कंडक्टर जब उसके अंदर करंट कैरी होता है? अल्टरनेटिवली चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो इसका राइट आंसर होता है निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज इसलिए होगा क्योंकि जो गुड कंडक्टर होगा उसके अंदर कैरिंग करंट, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज। तो गुड कंडक्टर भी क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? वो होता है ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर। और इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था विलियम हेनरी ब्रैग ने, है ना। तो इसको भी याद रख सकते हैं आप, एक और नया फैक्ट। आगे चलते हैं। द एटमॉस्फेरिक लेयर फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज। तो सबसे ऊपर, अर्थ सरफेस से सबसे दूर कौन सा होता है लेयर? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। सबसे नीचे क्या होता है? ये हमारी अर्थ सरफेस है। इसके बाद क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। फिर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। फिर क्या है? मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर क्या है? एक्सोस्फेयर, है ना। तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक्सोस्फेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ। फोटोन जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी? इनमें से जो ऑप्शन है उसमें होती है लाइट की, और इसके अलावा एक और चीज़ की होती है रेडियो एक्टिविटी की। तो ये भी अगर ये भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, रेडियो की भी। आगे चलते हैं। इन फिफ्थ क्वेश्चन पे, ए लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्ट्रिंग कम्स टू द रेस्ट ड्यू टू द। अगर एक लिक्विड को हिलाएंगे स्ट्रिंग से, किसी चीज़ से, तो उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विस्कोसिटी, है ना। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी जो होती है वो किसी भी फ्लूइड की वो रेजिस्टेंस पावर होती है जो कि डिफॉर्म होने से उसको रोकती है। जैसे कि सिरप जो है वो उसमें ज़्यादा पावर लगेगी अगर हमें इसको स्टर करना है जिस लिक्विड से, तो सिरप की जो विस्कोसिटी होगी वो हायर होगी वाटर से। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे, जो कि है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज होता है? तो होता है स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में और क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही चलते हैं, है ना। ये वाली सेकेंड वाली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। आगे चलते हैं। When a particle and a anti-particle comes in contact with each other, तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एनिलेट करते हैं, गो अनडिस्टर्ब, स्पिन अबाउट अ कॉमन एक्सिस। तो यहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो, एनिलेट मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसमें से क्या करते हैं? तो ये इसका राइट आंसर भी यही है, एनिलेट ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल्स और पार्टिकल का एग्जाम्पल है, जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, और इसका एंटी पार्टिकल क्या है? इसको ख़त्म करने के लिए जो एंटी पार्टिकल बनाया गया है वो है पोरिस्ट्रॉन, है ना। इससे याद रखिएगा। चलिए फिर एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, डिलेड प्रोसेस, एमिशन ऑफ प्रोटॉन्स होता है, मतलब निकलते हैं प्रोटॉन्स निकलते हैं, या एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। इसमें से क्या है? तो वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब तुरंत चालू हो जाने वाला प्रोसेस है। ठीक है, आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे, जो कि है, न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे काम करता है? तो मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें स्लो डाउन करने के लिए, क्योंकि वो कंट्रोल वे का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो इसमें क्या चीज़ को यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर का, जिससे वो मॉडरेट हो जाते हैं। जो भी मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे होते हैं उसको वो अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है और वो मॉडरेट कर देता है। तो एक कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारी 10th क्वेश्चन पे, कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ये दोनों क्या है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है। ये कब सेम हो जाते हैं?
तो ये सेम हो जाते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे। इसको याद रखिएगा, और मतलब ये थोड़ा फैक्ट है, इसको मैं और कैसे नहीं समझा सकती, इसको बस सीधे सीधे याद रखिएगा। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कब इक्वल होते हैं, तो -40 डिग्री पे इक्वल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन पे, कि ओम्स लॉ इज़ अ वैलिड केस ऑफ। ओम्स लॉ कौन मतलब किन पे अप्लाई होता है, ये किसका वैलिड केस है? इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और सुपर कंडक्टर। तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इसका आंसर है कंडक्टर, क्योंकि इसका मतलब वो बताइए, ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V=IR, यानी कि वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। तो यही होता है ओम्स लॉ, और ये किसके लिए अप्लाई होता है? ये कंडक्टर के लिए अप्लाई। फिर 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब किसी बॉडी को इमर्ज करते हैं लिक्विड में तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है? अपथ्रस्ट, वेट, मास या बोथ है, A एंड B। तो इसका राइट आंसर है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट फोर्स लगती है जो उस बॉडी पे लगेगी। तो अपथ्रस्ट होता क्या है? अपथ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड दैट अपोजेस द वेट ऑफ अ पर्टिकुलर और फुली इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डुबाएंगे तो जो फोर्स लगेगी ना नीचे से पानी की ऊपर करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को, उसे ही कहेंगे अपथ्रस्ट। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी। तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं डालता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रेशर। प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी पे साउंड की। किससे पड़ेगा? टेम्परेचर से पड़ेगा, ह्यूमिडिटी से पड़ेगा और डेंसिटी से भी पड़ेगा। आगे चलते हैं। 1 किलोबिट इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ बिट, यानी कि ये राइट आंसर है हमारा। इसको तो फैक्ट है, डायरेक्टली याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद। अगर कोई कंडक्टर के अंदर करंट बह रहा है तो वो इनमें से किससे रिलेटेड होगा? तो वो रिलेटेड होगा किससे? वो रिलेटेड होगा मैग्नेटिक फील्ड से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं वो कोसेंट्रिक सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे, है ना। कोसेंट्रिक मतलब जिनका एक ही सेंटर होता है और ऐसे करके अलग अलग, तो मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे। इसीलिए करंट जो कैरी कर रहा है उसका क्या होगा? खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। आगे चलते हैं। अरे हाँ, यहाँ पे किलोबिट जो होता है या बिट जो है, ये है क्या? ये स्टोरेज है डिजिटल इन्फॉर्मेशन या कंप्यूटर स्टोरेज। जैसे कि आपका फ़ोन का स्टोरेज हो गया, कंप्यूटर का स्टोरेज हो गया, वो सब किस में स्टोर होता है? तो वो बिट में स्टोर होता है ना, उसकी यूनिट है बिट। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो काम करता है अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम, है ना। हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? कंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर फ्यूजन कराया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है अनकंट्रोलेबल वे में, इसीलिए उसका मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उसको तीन हमारा है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। किस टेम्परेचर पे डेंसिटी जो होती है, मतलब जो घनत्व होता है पानी का, वो मैक्सिमम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। इसको भी याद रखिएगा डायरेक्टली। आगे चलते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। किससे टेम्परेचर को नापा जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी है, थर्मोमीटर। आप बाकी के बताइए। चलिए, वोल्टोमीटर से क्या है? सीधे सीधे वोल्टेज, है ना। फिर कैलोरीमीटर से क्या है? कैलोरीमीटर से कैलोरीज, सीधा ही सीधा है सब कुछ। और एमीटर से करंट। इसको याद रखिए और आगे चलते हैं। हमारा 19th क्वेश्चन है, गुड कंडक्टर हैव मैनी लूजली बॉन्डेड। तो जो गुड कंडक्टर होता है उसके अंदर लूजली बॉन्डेड क्या होते हैं, किसकी वजह से है? तो वो है एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। उसके अंदर लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। द कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। जो हमारे घरों में फ्यूज लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं? एन अलॉय ऑफ निकल एंड लेड, एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, एन अलॉय ऑफ टिन एंड निकल, या एन अलॉय ऑफ लेड एंड आयरन। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो तो हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। तो जैसे ही मेल्ट, मतलब अगर ज़्यादा तेज़ करंट पास हुआ तो ये मेल्ट कर जाएगा, तुरंत गर्मी होगी और ये मेल्ट कर जाएगा। जैसे ही ये मेल्ट करेगा तो तुरंत ही ये फ्यूज़ डाउन हो जाएगा। तो फिर इसकी रेजिस्टिविटी हाई रहेगी, तो मतलब कोई भी तरीके का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो रेजिस्टिविटी हाई चाहिए हमें, मेल्टिंग पॉइंट लो चाहिए, जिससे तुरंत पता चल जाए। तो इसके लिए राइट आंसर है अलॉय ऑफ
टिन एंड लेड। इस तो आज मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड हैं कि आपके आएंगे इस बार 2020-22 के फिज़िक्स के पेपर के लिए, जिसमें भी फिज़िक्स आपका एज ए सब्जेक्ट आता है उसमें ये आ सकते हैं। और आज मैंने 20 कराए हैं, तो आपको ये बताना है कि आपका 20 में से स्कोर क्या रहा। अगर आपका 18+ है तब तो आपका सही है, और अगर इससे डाउन है तो फिर आपको अभी और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे ईजी क्वेश्चन थे फिज़िक्स के जो वनडे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसी तरीके की और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए और इसके अलावा इसी तरीके के और क्वेश्चंस के लिए इसी चैनल पे रहिए। फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।